आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किस चीज का, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। ठीक है, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाद में आई, बाद में इसका कॉन्सेप्ट दिया गया। इससे पहले माना जाता था कि जो हमारा टाइम है, जो हमारा टाइम है या फिर हमारा जो वेलोसिटी है या फिर हमारा स्पेस है या फिर हमारा मास है, ये सब क्या है, इससे पहले माना जाता है कि ये सब अब्सोल्यूट है। अब्सोल्यूट है मतलब स्थिर है। ये न्यूटन आए थे, उन्होंने भी कहा कि ये चीजें जो हमारी सारी हैं ये क्या है, हमारी अब्सोल्यूट है, स्थिर है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति है वो 5 की स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर सेकंड या पर घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो हर व्यक्ति को ये इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति सेकंड या 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ही दिखेगी। उनका कहना यह था कि जो टाइम है, जो इस वेलोसिटी है, वो सबके लिए समान रहेगी। ये सब यह व्यक्ति सबको सेम स्पीड से ही जाता हुआ दिखेगा। उनका कहना था कि जो टाइम है, अगर हम एक प्लेनेट, दो प्लेनेट, या फिर अगर हम अर्थ की बात करें तो अगर अर्थ के अंदर हम कोई घड़ी रखते हैं और दूसरी घड़ी हम अर्थ के ऊपर जाकर रखते हैं, तो जो इस घड़ी में टाइम होगा वही अर्थ के ऊपर जो हम घड़ी रखेंगे उसमें टाइम होगा। मतलब टाइम भी क्या है, सेम है। हम कहीं भी ले जाके रखें तो अब्सोल्यूट है, वो भी हमारा सेम है। ऐसे उन्होंने कहा कि जो मास है वो भी अब्सोल्यूट रहेगा, वो भी, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे। जो अभी हमने 4 चीजें बताई ये अब्सोल्यूट है, फिर आगे की ये अब्सोल्यूट है या फिर आगे किसी ने उसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया उसको हम देखेंगे। तो जो स्पीड ऑफ लाइट थी इसके बारे में प्लैंक थे, प्लैंक आया, प्लैंक ने क्या कहा, प्लैंक ने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सहारे चलती हैं। बट फिर उसके बाद आए माइकलसन मुरले आते हैं। कौन? माइकलसन मुरले। इनका कहना होता है कि जो लाइट है हमारी वो ईथर के सहारे चलती है, ईथर के सपोर्ट से। उसको जो मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए वो क्या चाहिए, ईथर चाहिए। उनका कहना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे ब्रह्मांड के बाहर हर जगह क्या है, एटमॉस्फेयर में ईथर है और ईथर के सहारे ही हमारी लाइट चलती है। तो अगर ऐसी बात है तो ये कहा गया कि ईथर है अगर, तो उसकी कोई डायरेक्शन होगी। मान लिया ईथर की ये डायरेक्शन है, तो फिर स्पीड ऑफ लाइट है जो वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्योंकि अगर लाइट ईथर की डायरेक्शन में चलेगी तो उसकी लाइट स्पीड जो होगी कुछ होगी, बट जब वो उसके अपोजिट चलेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, कुछ और होगी। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर इधर है, 5 किलोमीटर इधर है। ठीक है, मान लिया कि जो हमारा ईथर है वो इधर से इधर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो हम स्पीड को, जो लाइट है हम उसको इधर लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, ट्रेवल कराते हैं, तो हमें उसकी स्पीड कुछ पता चलती है, जो भी वॉट एवर हमारा एक्स मीटर पर सेकेंड, एक्स मीटर पर सेकेंड पता चली। फिर हमने अपोजिट डायरेक्शन में उसका ट्रेवल किया तो भी हमें क्या, एक्स मीटर पर सेकेंड पता चली। तो हमने एक चीज देखा कि ये जो हम जब लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कराते हैं या फिर राइट टू लेफ्ट ट्रेवल कराते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, सेम है। उससे एक चीज सामने निकल के आती है क्या, कि ये जो ईथर वाला कॉन्सेप्ट है ये सही नहीं है। मतलब कि ईथर जैसा कुछ एटमॉस्फेयर में हमारे है ही नहीं। तो इसके बाद फिर आते हैं हमारे, ये जो सारे कॉन्सेप्ट थे कि एब्सोल्यूट है, ये सब हमारे न्यूटन ने दिए थे। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में लाइट चलती है, ये हमारे किसने दिया था, प्लैंक ने दिया था। फिर उसके बाद मुरले आते हैं, कहते हैं कि हमारी लाइट किस में ट्रेवल करती है, ईथर में करती है। फिर एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि ईथर जैसा भी कुछ होता नहीं है। फिर हमारे आइंस्टीन आते हैं, आइंस्टाइन जी आते हैं, जो 1905 में तीन इनकी बुक्स रिलीज होती हैं, 3 पेपर रिलीज होते हैं। कौन कौन सा? पहला है हमारा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरा कॉन्सेप्ट है इनका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और तीसरा इन्होंने दिया था क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनको अवार्ड मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, लेकिन सबसे बेहतरीन चीजें इन्होंने इन दोनों में दिया था, लेकिन इसके लिए इनको कोई अवार्ड नहीं मिला था फिलहाल। उस फिर जब आइंस्टाइन आते हैं तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे कि न्यूटन ने कहा था कि स्पीड क्या है हमारी, एब्सोल्यूट है, तो उन्होंने उनको गलत साबित किया और बोला कि इस जो स्पीड है हमारी एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। बाद में ये चीजें पता चले कि जो स्पीड है हमारी, मास है हमारा,
या फिर हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्पीड एक ही बात हुई, या फिर हमारा स्पेस है, या फिर जो हमारा टाइम है, कुछ भी क्या है अब्सोल्यूट नहीं है, सब क्या है रिलेटिव है। मतलब किसी के सापेक्ष कुछ है तो किसी के सापेक्ष कुछ है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है इतना बड़ा, हम उसके सामने खड़े हैं इतने बड़े, तो हमारे लिए इसकी हाइट कुछ होगी, बट यहाँ पे अगर इतनी बड़ी कोई चींटी है तो उसके लिए उसकी हाइट तो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, तो मतलब इससे क्या समझ में आता है कि सब रिलेटिव है, इसके सापेक्ष कुछ और है, इसके सापेक्ष और कुछ और है, इसके रिलेटिव कुछ और होगा, वो उसके रिलेटिव कुछ और होगा। तो स्पीड के लिए उन्होंने बताया कि मान लिया एक ट्रेन है और एक साथ में उसके ट्रेन है, दोनों ट्रेन चल रही हैं सेम डायरेक्शन में, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति है बैठा हुआ है इस ट्रेन में, सेम यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है इस ट्रेन में। तो जब अगर ये ट्रेन दोनों क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हैं, तो इन दोनों को तो लगेगा, इसको लगेगा उसकी ट्रेन रुकी हुई है, इसको लगेगा इसकी ट्रेन रुकी हुई है, दोनों को लगेगा कि हम दोनों की ट्रेन क्या है रुकी हुई है, पर एक्चुअली में तो ट्रेन क्या है रुकी हुई नहीं है, बट इन दोनों को लग रहा है इन दोनों के रिलेटिव में कि ट्रेन रुकी हुई है। बट यही चीज अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो उसके अकॉर्डिंग तो ये ट्रेन जा रही है, इसको तो ये दूर जाती हुई दिखेगी। मतलब ये जो ट्रेन है स्पीड है इसकी, इन दोनों के लिए कुछ और है, जीरो है, कुछ नहीं है, इनके लिए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो मतलब जो हमारी स्पीड है वो क्या है रिलेटिव है। ये साबित किया किसने, आइंस्टाइन जी ने, कि जो स्पीड है क्या है रिलेटिव है, इस वो अब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, और फिर दूसरा इन्होंने क्या बोला कि जो टाइम है हमारा, वो टाइम भी हमारा क्या है रिलेटिव है। कैसे, उन्होंने कहा था न्यूटन जी ने कि अगर कोई अर्थ के ऊपर, एक अर्थ के ऊपर हम अंदर घड़ी रखते हैं बाहर रखते हैं तो टाइम क्या होगा सेम होगा। बट इन्होंने कहा कि आप एक प्लेनेट लीजिए, दूसरा प्लेनेट लीजिए, तीसरा प्लेनेट लीजिए, नाम कुछ भी रखिए, आप तीनों के अंदर अगर घड़ी रखते हैं और कुछ समय बाद, कुछ साल बाद अगर आप घड़ी को लाके देखते हैं तो तीनों का टाइम क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा। ऐसे ही क्या किया गया एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मान लिया ये शिप है, ये शिप है, ये शिप है, तीनों के अंदर घड़ियां रखी गई। ठीक है, और तीनों को अलग अलग भेज दिया गया, तो शिप जाती है तो कई देशों में ट्रेवल करती हैं, कई दिनों तक ट्रेवल करती हैं। तो मान लिया ये आई 30 दिन बाद, ये आई 35 दिन बाद, ये आई 50 दिन बाद शिप। ठीक है, इसकी स्पीड कुछ रही होगी, इसकी स्पीड कुछ रही होगी, ये गई होगी मान लिया 30 की स्पीड से, ये गई होगी 40 की स्पीड से, ये गई होगी 10 की स्पीड से। तो तीनों की स्पीड डिफरेंट है, तीनों की स्पीड डिफरेंट है, और क्या है डिस्टेंस डिफरेंट है। तो जब तीनों में घड़ी सेम टाइम करके रखी गई, बट जब ये वापस आएंगी तो जब घड़ी में टाइम देखा गया तो बहुत ज्यादा तो डिफरेंट नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस था। तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो स्पीड है वो भी क्या है, स्पीड भी, टाइम जो क्या है वो भी रिलेटिव है, मतलब वो भी स्पीड पे डिपेंड करता है। ऐसे एक एक्सपेरिमेंट और किया गया कि माना अगर ये एक ट्रेन है और यहाँ पे एक वॉच रखी है, इसमें बज रहे हैं 5। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको ये घड़ी दिख रही है इसमें 5 बजे हैं, इस ट्रेन में भी एक व्यक्ति है, इसको भी ये घड़ी दिख रही है कि इसमें 5 बजे हैं। माना गया कि अगर इस स्पीड, ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अगर इस ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड को हम बराबर कर दें किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, अगर हम इस ट्रेन की स्पीड को बराबर कर दें तो क्या इसके लिए, इसमें अभी कुछ 1 मिनट बाद इसके लिए कितना बच जाएगा, 5:01। इसके लिए भी 5:01 होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन जी ने कहा था कि समय क्या है स्टेबल है, कांस्टेंट, मतलब एब्सोल्यूट है। बट आइंस्टाइन जी ने क्या कहा कि समय भी रिलेटिव है, इनके लिए कुछ और होगा, इनके लिए कुछ और होगा। कैसे होगा, अगर हम इस ट्रेन की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर देते हैं तो हमें एक चीज पता है, जब हम कोई चीज देखते हैं तो पहले लाइट उस वस्तु पे पड़ती है जाके, फिर उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों पे पड़ती है, तब हमें दिखती है। लाइट पड़ रही है तो लाइट अपनी स्पीड से ही जाकर पड़ रही होगी, बट यहाँ पर तो लाइट जाके वस्तु पे, लाइट वस्तु पे जाके पड़ी, आंख पे पड़ी, तो इनको टाइम दिखा, बढ़ेगा टाइम, इनको वो भी दिखेगा। बट जब ये ट्रेन ही स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चल रही होगी तो जो वस्तु पे लाइट आके पड़ेगी, पर जो इनकी आंखों में लाइट जाएगी उसकी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से दूर जा रहे हैं, तो वो जो आकर इस पे लाइट पड़ने के, वस्तु के पड़ने के बाद जो लाइट इनकी आंख में जाएगी वो पहुंच नहीं पाएगी, तो ये दूर जाते जाएंगे, समय बढ़ता जाएगा, पर इनके अकॉर्डिंग समय घड़ी में कितना ही रहेगा,
5 बजे ही इनको दिखेगा, इनको उससे ज्यादा समय नहीं दिखेगा। तो इनके लिए समय क्या हुआ, कुछ समय के लिए रुक गया, इनके लिए समय बढ़ रहा है, तो इनके लिए समय कुछ और हो गया, इनके लिए समय कुछ और हो गया। आइंस्टाइन जी ने एक और चीज कही थी कि अगर हमें ये अर्थ है, अगर हम एक ट्रेन बनाते हैं, इसके ऊपर उस ट्रेन को हम अर्थ के ऊपर चलाते हैं और किस स्पीड से चलाते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से अगर हम किसी ट्रेन को अर्थ के ऊपर चलाते हैं, उसमें किसी व्यक्ति को बैठा देते हैं, वो उस ट्रेन में 7 दिन बिताकर आएगा। 7 दिन अगर वो उस ट्रेन में बिताकर आता है और यहाँ अगर पृथ्वी पे आएगा, तो यहाँ पर लोगों की जो उम्र होगी वो 70 से 100 साल के बीच हो चुकी होगी, मतलब लोग मर भी चुके होंगे, नए लोगों का जन्म हो गया होगा और जो बच्चे होंगे वो बूढ़े हो चुके होंगे। ऐसा भी आइंस्टाइन जी ने कहा। फिलहाल ऐसा भी पॉसिबल तो नहीं है कि इतनी स्पीड की कोई ट्रेन बनाई जाए, उसको वहां चलाया जाए, बट ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिसके थ्रू ऐसा माना गया है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। तीसरी चीज न्यूटन जी ने क्या कही थी कि जो हमारा मास है वो भी क्या है, स्टेबल है। हर व्यक्ति का मास जो वजन है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। बट आइंस्टाइन जी आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसका मास मान लिया कि हमने 40 kg है, बट अगर वो रन करने लगेगा तो उसका मास में क्या होगा, परिवर्तन होगा। स्पीड बढ़ाने पे मास क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे किसने कहा, आइंस्टाइन जी ने कहा। तो बोला अच्छा ठीक है। तो एग्जाम्पल जो हमारे गैलेक्सी में ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, उसका एक एग्जाम्पल है। माना ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है, ठीक है। तो सन के अंदर से एक फोर्स लगता है, कौन सा, न्यूक्लियस फोर्स। न्यूक्लियस फोर्स, ठीक। बाहर से लगेगा कौन सा, जी फोर्स, मतलब ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स, सन रोटेट करता है अपने जगह पे, सबको पता है, ठीक है। तो बाहर से जी फोर्स लग रहा है, अंदर से न्यूक्लियस फोर्स लग रहा है। तो धीरे धीरे जो न्यूक्लियस फोर्स है ये क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस फोर्स धीरे धीरे कम होगा, वैसे वैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या होगा, जो एन फोर्स है हमारा, एन फोर्स हमारा क्या होगा, कम होगा। तो सामने ही हमारा जो जी फोर्स है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे जी फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे जो इसके स्पीड ऑफ रोटेशन है वो क्या होगी, स्पीड ऑफ रोटेशन भी इंक्रीज होती जाएगी, स्पीड ऑफ रोटेशन भी वैसे वैसे बढ़ेगी। तो न्यूक्लियस फोर्स कम हो रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस फोर्स समाप्त हो जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो बहुत तेजी से लगने लगेगा। तो जब ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ेगी। स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ रहा है तो हमें बताया कि जब स्पीड बढ़ती है किसी चीज की तो मास बढ़ता है। तो साथ ही साथ क्या होगा, जो इसका मास होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही में इसका मास भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा, ये हो गया है खत्म, ग्रेविटेशन फोर्स बहुत बढ़ गया है, तो स्पीड ऑफ रोटेशन क्या हुई है, बहुत बढ़ गई है, उस वजह से इसका मास क्या हुआ है, बहुत बढ़ गया है। तो एक समय पे जो स्पीड ऑफ रोटेशन है बराबर हो जाएगी किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से रोटेट करने लगेगा ये। जब ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से रोटेट करने लगेगा उस समय जो मास है इसका वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मास इसका क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जब मास इसका इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा, तब ये एक ब्लैक होल बन। मास जिसका अगर किसी का इनफाइनाइट हो गया, मतलब अनंत, कोई मेजरमेंट ही नहीं है जिसका, तो ये क्या होगा, एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। ऐसे ही फॉर्मेशन होता है एक ब्लैक होल का। तो उम्मीद करते हैं आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट से आपको बताएं, समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, फिर एक नया वीडियो लाएंगे आपके लिए।